Welcome all on Nimbus Learning powered by Engineers Academy. Myself रंजीत कुमार. आइए आज हम लोग आज की क्लास में मॉडर्न इंडिया से रिलेटेड जो टॉपिक हमने पीछे छोड़ा था उसके आगे हम बात करेंगे कि क्या क्या डेवलपमेंट्स हैं. तो लास्ट क्लास में मैंने आपको ये बात बताई थी कि कैसे 1885 से लेके 1947 तक का डेवलपमेंट रहा, जिसमें मैंने एक एक जो इम्पोर्टेंट डेट्स हो सकते हैं उन डेट्स के बारे में आपको बताया था, जिसमें 1885 में कांग्रेस की स्थापना से लेकर और टिल 1947 तक के डेवलपमेंट्स मैंने आपको बताए थे. और उसमें कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स थे वो भी मैंने आपको बताया था और उसकी कंटिन्यूटी थी वो भी मैंने आपको समझाया था. तो आई होप सो कि आप सभी को ज़रूर समझ आया होगा और उसमें अगर कोई दिक्कत होगी तो आप ज़रूर पूछेंगे. तो आज उसी के आगे दूसरी जो कंटिन्यूटी है अर्थात उससे रिलेटेड कुछ और फैक्ट्स हैं मॉडर्न इंडिया के जो अपने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, उस पर हम लोग आज बात करेंगे. तो मैंने आपको एक पूरा कॉन्सेप्ट समझाया था एडवेंट्स ऑफ यूरोपियन से लेकर और टिल 1947 तक, इट मीन्स आज़ादी तक. तो आज हम लोग उन्हीं में से कुछ और महत्वपूर्ण तथ्यों पर बात करेंगे जो हमारे लिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकती है. तो आज हम लोग बात करेंगे 1857 का रिवोल्ट, 1857 की जो क्रांति हुई उस क्रांति के कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताए थे पिछली क्लास में, लेकिन उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पूछे जाते हैं वो मैंने आपको नहीं बताया था. तो आज की क्लास में हम उन महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में बात करेंगे जो 1857 की क्रांति से संबंधित है और जो अपने एग्जाम में पूछे जाते हैं. अब यह एक बात आती है क्या, तो वो कौन से फैक्ट हैं, तथ्य जो अपने एग्जाम में 1857 की क्रांति से संबंधित पूछे जाते हैं. तो आइए उस पर एक नज़र डालते हैं. पहला एक क्वेश्चन पूछा एग्जाम में कि भारत का पहला स्वतंत्रता संघर्ष किसने कहा था 1857 की क्रांति को, तो ये प्रश्न पूछा गया है. दूसरा प्रश्न कि आप जानते हैं कि यह संघर्ष भारत के अलग अलग प्रांतों में हुआ अलग अलग टाइम में, और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि यह स्वतः स्फूर्त में इट मीन्स सेल्फ मोटिवेटेड रिवोल्ट था, न कि प्रॉपर मैनेज किया हुआ. तो ये अलग अलग टाइम में अलग अलग प्रांतों में हुआ. अब उन प्रांतों में भारत के कुछ नेता थे जिन्होंने ये रिवोल्ट किया, जिनके हित इंटरेस्ट इफेक्ट हो रहे थे, और उसको दबाने के लिए कुछ ब्रिटिश कमांडर वहां गए. कौन ब्रिटिश कमांडर थे? अब यहाँ पर दो प्रश्न पूछे जाते हैं दो तरह के. कौन कौन से? एक तो पूछता है कि उन क्षेत्रों में भारतीय नेता कौन था जिसने 1857 की क्रांति का लीडर था, और दूसरा प्रश्न ये पूछता है कि उस भारतीय नेता को डिफीट करने, दबाने या उस आंदोलन को कुचलने में किस ब्रिटिश कमांडर ने नेतृत्व प्रदान किया. तो ये दोनों ही फैक्ट अपने एग्जाम में पूछे गए. जैसे पूछा है कि दिल्ली में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया, कौन था भारतीय नेता, और कौन इंग्लिश कमांडर था जिसने इस रिवोल्ट को डिफीट किया. ऐसे ही लखनऊ में, ऐसे ही बरेली में, ऐसे ही कानपुर में, ऐसे ही जगदीशपुर में. आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि इसमें से 3-4 क्वेश्चंस जो है वो ऑलरेडी डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, इवन अपने एग्जाम्स में भी. जैसे जगदीशपुर बिहार का एक प्रांत है, वहाँ पूछा है कि जगदीशपुर में किसने क्रांतिकारी भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष का नेतृत्व किया था और कौन अंग्रेज कमांडर था जिसने दबाया. उसके बाद बरेली का पूछा है, फिर दिल्ली का पूछा है और झांसी का भी पूछा हुआ है. तो आज हम इन सभी तथ्यों पर बात करेंगे कि वो कौन कौन से फैक्ट्स हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं. पहली बात. दूसरा जो फैक्ट है जो अपने लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है उस पर हम बात करेंगे. वो क्या है? तो वो ये है कि मैंने आपको बताया था कि 19th सेंचुरी में हमारे देश में सोशियो रिलीजियस मूवमेंट हुआ था, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, और उसके प्रणेता थे राजा राम मोहन राय, क्योंकि उन्होंने ही भारत में आर्थिक सुधारों की शुरुआत की और पहली बार सती प्रथा के खिलाफ एक आवाज़ उठाई, जिसमें जो बरसों से चली आ रही परंपरा थी उसके खिलाफ, और उस प्रथा को समाप्त करने के लिए विलियम वेंटिक्स के सहयोग से 1829 में उस प्रथा को समाप्त इलीगल अनाउंस करवाया. और उसके बाद धीरे धीरे भारत के अलग अलग प्रांतों में
कई जो समाज की रूढ़िवादी परंपराएं थी उसको समाप्त करने के लिए लोगों में अलख जगी और धीरे धीरे लोग आगे निकले। तो भारत में पहली बार सामाजिक सुधारों के प्रणेता के रूप में उन्हें हम जानते हैं। अब ये तो आपको पता है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ये एक चीज़ के पापा नहीं है, कई चीज़ों के पापा हैं। किसके? तो मैंने आपको बताया था आधुनिक भारत के पिता है, उसके बाद पत्रकारिता के जनक है, भारत में राष्ट्रीयता के जनक है, पुनर्जागरण के जनक है, ठीक है, और सामाजिक सुधारों के जन्मदाता भी कहे जाते हैं। कौन? राजा राम मोहन राय। तो क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंट है? बिल्कुल है। ये पॉइंट्स तो हमें ध्यान में रखने ही है। इसके साथ साथ कई सारी संस्थाएं फॉर्म हुई 1828 के बाद, अर्थात राजा राम मोहन राय के सुधारों की प्रेरणा से भारत के कई सारे सुधारक आगे आए और उन्होंने समाज में स्थापित पुरानी परंपराओं को समाप्त करने के लिए अपना सहयोग और अपना नेतृत्व प्रदान किया। और इस तरह से कई सारे ऐसे संगठन स्थापित हुए भारत में जो हमारे लिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे कौन सी संस्थाएं जी? तो जैसे एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, आत्मीय सभा, ब्रह्म समाज, मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, खुदाई खिदमतगार, बेलूर मठ, आर्य समाज, साइंटिफिक सोसाइटी, परमहंस मंडली, ऐसी अनगिनत संस्थाएं जो सामाजिक सुधारों के लिए आगे आई और समाज में व्याप्त कुरीतियों को समाप्त करने के लिए उन्होंने प्रयास शुरू किया। तो आज हम उन्हीं सामाजिक सुधारों के नाम, उनमें से कौन कौन ऐसे रिफॉर्मर हैं जिन्होंने इन संस्थाओं की स्थापना की और कैसे देश में स्थापित इन सामाजिक बुराइयों को खत्म करने में अपना योगदान दिया। तो यहाँ से 3 तरह के फैक्ट्स अपने एग्जाम में पूछे जाते हैं। कौन कौन से? पहला, जैसे कि मैंने नाम लिया, मैंने कहा ब्रह्म समाज। अब एग्जाम में पूछा है कि ब्रह्म समाज का फाउंडर कौन था, उसकी स्थापना किसने की, कब की, ठीक है। या पूछ लिया कि ब्रह्म समाज किसके द्वारा स्थापित है। राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा को समाप्त करने के लिए कौन सी संस्था की स्थापना की थी। तो ये बातें हमें पता होनी चाहिए। तो ये 3 एक साथ हम 3 फैक्ट्स लिंक करके पढ़ेंगे, जिससे हमें ध्यान रहेगा कि कौन सी संस्था का संबंध किससे है और किस तरह की संस्था का निर्माण किया गया। तो आज हम ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण तथ्य आपके सामने लेकर आए हैं और आज की क्लास में हम इन्हीं महत्वपूर्ण तथ्यों पर बात करेंगे, ठीक है। तो आइए बढ़ते हैं अपनी क्लास की तरफ। आइए सबसे पहले हम 1857 के रिवोल्ट की बात करेंगे। 1857 1857 की क्रांति, रिवोल्ट ऑफ 1857, ठीक है, रिवोल्ट ऑफ 1857। अब मैंने आपको लास्ट क्लास में, याद होगा आपको, अगर आप देख रहे हैं वीडियो तो मुझे उम्मीद है कि आपको याद होगा, जिसमें मैंने इस क्रांति के कारण बताए थे आपको। क्रांति के कारण, जिन कारणों में आज तक हम ये समझते हैं कि जो फैटी कारतूस था इसकी वजह से रिवोल्ट हुआ। मैंने बताया था आपको, मुझे उम्मीद है कि आपको ये अच्छी तरह याद होगा कि फैटी कारतूस जो था, चर्बी वाले कारतूस, वो उस क्रांति का कारण नहीं था, बल्कि इसके पहले 3-4 और भी कारण थे जिसकी वजह से क्रांति हुई, जिसमें सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक और आर्थिक, ये चारों कारण मैंने व्हाइट बोर्ड पर प्रॉपर लिख के आपको बताया था कि ये इसके कारण क्या थे। अर्थात फैटी बुलेट तो तात्कालिक कारण था, कंटेम्पररी रीजन था। इसके पहले आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सोशियो रिलीजियस, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल रीजन्स पहले से ऑलरेडी बिल्डअप हो रहे थे और ये रीज़न तो थे ही। उसके बाद फैटी बुलेट का इशू आ गया, जिसमें जो एक नई राइफल आई एनफील्ड, जिसमें चर्बी का इस्तेमाल किया गया उसके कारतूस को, बुलेट को बनाने में, जिसमें गाय और सूअर दोनों की चर्बी थी, जिसकी वजह से सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। और आप कह सकते हैं कि जिन जिन के हित प्रभावित हुए थे या जो पहले से लोगों के मन में आक्रोश था, असंतोष था ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, वो खुलकर सामने आ गया और ये आंदोलन हो गया। तो मैंने आपको इस क्रांति के कारण बखूबी बता रखे हैं, उस पर हमें जानने की दोबारा आवश्यकता नहीं। अब हम यहाँ पर तथ्यों की बात करेंगे। तो 1857 के रिवोल्ट में मैंने आपको बताए थे। अब यहाँ पर जो फैक्ट्स अपने एग्जाम में पूछे जाते हैं मैं उनको नोट डाउन करूँगा और आप उसका ध्यान रखेंगे। फिर हम लोग सबसे पहले आप देखेंगे केंद्र, सेंटर। केंद्र का मतलब जहाँ पर ये रिवोल्यूशन हुआ, ये रिवोल्ट हुआ, तो सबसे पहले सेंटर, केंद्र। फिर दूसरे पर हम आएंगे, ये है लीडर।
लीडर का मतलब नेता, नेता कौन, तो भारतीय नेता, इंडियन लीडर कौन था जिसने इस रिवोल्ट को लीड किया, ठीक है, तो इंडियन लीडर, भारतीय नेता। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर हम ब्रिटिश कमांडर की बात करेंगे, ब्रिटिश सेनापति, ब्रिटिश कमांडर कौन था जिसने इस रिवोल्ट को डिफीट किया, ठीक है। और थोड़ा सा हम यहाँ पर वर्ष की बात करेंगे, क्योंकि हालांकि ये कॉमन है कि 1857 में शुरू हुआ और एक साल के अंदर इस रिवोल्ट को पूरी तरह से दबा दिया गया, मतलब 1858 आते आते ये रिवोल्ट पूरी तरह से समाप्त हो चुका था। लेकिन फिर भी इनमें दो चार जो डेज हैं, ईयर तो एक ही है 1857, लेकिन मंथ दो चार हैं जो पूछा हुआ है। जैसे नॉर्मली ये मानते हैं कि मेरठ से जेल तोड़ा 10 मई को पहुंचे दिल्ली और बहादुर शाह जफर जो उस समय के मुगल सम्राट थे उनका दरवाजा नॉक किया और उनको कहा कि आप हमें लीड करें, हम अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध लड़ना चाहते हैं, हम उनका विद्रोह करना चाहते हैं। और 11 मई को बहादुर शाह ने नेतृत्व किया अपने उन सैनिकों का और ये वहाँ पर रिवोल्ट हुआ दिल्ली में। तो 11-12 मई नॉर्मली हमें ध्यान में रखते हैं हम लोग कि दिल्ली में ये 1857 की क्रांति हुई। तो ऐसे ही कुछ जो इतिहासकारों के द्वारा कुछ मंथ दिए गए उन मंथ्स को हमें ध्यान रखना है। नॉर्मली एक साल में आंदोलन ऑटोमेटिकली समाप्त हो गया था। तो वर्ष पर भी हम थोड़ा सा ध्यान दे लेंगे, देख लेंगे क्या है। आइए देखते हैं, सबसे पहले सेंटर की बात करते हैं। केंद्र, केंद्र में सबसे पहले है दिल्ली। दिल्ली, मैंने अभी इंक डाला इसमें, फिर भी क्यों नहीं चल रहा है, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे दिल्ली की, क्योंकि दिल्ली इसलिए प्रमुख है क्योंकि मेरठ में जिन सैनिकों को कैद करके रखा गया था उन्होंने जेल तोड़ा और सीधे कूच कर गए दिल्ली। और उस समय के हमारे मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर थे। तो क्योंकि हम बरसों से मुगलों के अधीन थे और उन्हें अपना किंग, राजा मानते थे और उन्हीं के नेतृत्व में सैनिकों ने कई सारे युद्ध लड़े, तो उनको अपना हीरो मानते हुए वो उन्होंने दिल्ली की तरफ कूच किया। तो इसलिए दिल्ली पहले आता है। अब दिल्ली में लीडर कौन था भारतीय, तो जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, बहादुर शाह जफर, ये सेकंड थे बॉस, फर्स्ट नहीं सेकंड, बहादुर शाह जफर सेकंड। और इनके साथ एक और नाम आता है जिसका नाम है बख्त खां, ठीक है। ये कौन था ये मैं अभी आपको बताऊंगा। और अगर हम सेनापति की बात करें जिसने इस रिवोल्ट को डिफीट किया, वो था कैंपबेल, ठीक है। और टाइम था 11-12 मई 1857, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले फैक्ट की तरफ। दूसरा जो है वो है कानपुर, ठीक है। दिल्ली से कानपुर की तरफ कूच हुआ। कानपुर में दो लोग थे, कौन कौन, नाना साहब कौमा तात्या टोपे, ठीक है। नाना साहब और तात्या टोपे, ये दोनों ने लीड किए इस मूवमेंट को। और अगर हम यहाँ पर ब्रिटिश कमांडर की बात करें बॉस, तो ब्रिटिश कमांडर कैम्पबेल था, ठीक है। ब्रिटिश कमांडर कौन था, कैम्पबेल, ठीक है। और अगर हम टाइम की बात करें तो टाइम था 4 जून 1857, ठीक है। आइए, सॉरी 4 जून नहीं 5 जून था। आइए बढ़ते हैं अगले। इसके बाद कानपुर के बाद आता है लखनऊ। लखनऊ में बेगम हजरत महल थी, ठीक है, बेगम हजरत महल। और यहां पर भी जो, सॉरी दिल्ली में कैम्पबेल नहीं है, एक मिस्टेक हो गया, निकलसन एवं हडसन है, निकलसन एवं हडसन, ठीक है। यहां कैम्पबेल और यहां पर भी कैम्पबेल था, ठीक है। दिल्ली में निकलसन और हडसन ने, और यहां भी कैम्पबेल, यहां भी कैम्पबेल। और ये टाइम था
4 जून 1857 का। ठीक है, उसके बाद फोर्थ में हम बात करते हैं लखनऊ के बाद झांसी का। झांसी में आप सभी को मालूम होगा रानी लक्ष्मीबाई ने नेतृत्व प्रदान किया था, और इसमें जो अंग्रेज था उसका नाम था ह्यूरोज। ठीक है, ह्यूरोज ने, और ये 3 अप्रैल 1858 में। उसके बाद अगर हम 5वें नंबर पर बात करें तो झांसी के बाद इलाहाबाद है। इलाहाबाद में इंडियन लीडर थे लियाकत अली। ठीक है, लियाकत अली ने नेतृत्व प्रदान किया, और लियाकत अली के सामने थे ब्रिटिश कमांडर कर्नल नील। ठीक है, और ये भी 1858 में। ठीक है, उसके बाद 6ठे नंबर पे हम बात करते हैं इलाहाबाद के बाद आए जगदीशपुर। ये जगदीशपुर कहाँ है जी? तो ये बिहार में है, एग्जाम में पूछा है जगदीशपुर। ये यहाँ पर थे बाबू कुंवर सिंह और इनके भाई अमर सिंह। ठीक है, तो बाबू कुंवर सिंह और अमर सिंह ने नेतृत्व प्रदान किया था। इनके अगेंस्ट विलियम टेलर एवं आयर, ये दोनों थे। ये भी 1858 में। उसके बाद 7 नंबर पर अगर हम बात करें तो 7 नंबर पर जगदीशपुर के बाद है बरेली। बरेली में खान बहादुर खां। खान बहादुर खां ने नेतृत्व प्रदान किया था। और यहाँ पर अगर हम ब्रिटिश कमांडर की बात करें तो यहाँ पर थे हडसन। ठीक है, ये भी 1858 में हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस आपके सामने रखे हैं जो अपने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है और जो अपने एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आप देखेंगे कि नॉर्मली ये कहा जाता है कि इस जो चर्बी वाला कारतूस था, बुलेट कारतूस, चर्बी वाला बुलेट, उसको सबसे पहली बार उसके खिलाफ बिगुल बजाने वाले जो ब्रिटिश जो कमांडर थे उनका नाम था मंगल पांडे। मंगल पांडे और उनके साथियों ने चर्बी वाले कारतूस का इस्तेमाल करने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि इस चर्बी वाले कारतूस में गाय और सूअर दोनों की चर्बी मिक्स है। गाय हिंदुओं के लिए पुण्य है, मतलब उसको माता के रूप में माना जाता है, और सूअर मुसलमानों के लिए नापाक है। उस समय ब्रिटिश जो सोल्जर्स थे उनमें 70% सोल्जर्स की संख्या इंडियन सोल्जर्स की थी, मतलब जो भारतीय थे, और 30% ब्रिटिश सोल्जर्स थे। तो 70% सोल्जर्स में हिंदू और मुस्लिम जो भारतीय थे दोनों ही थे। तो पहली बार जो ये नई राइफल है एटविल, इसमें इसको इफेक्टिव बनाने और बहुत तेजी से विस्फोट करने के लिए चर्बी का इस्तेमाल किया गया। जैसा कि आप जानते हैं कि वो चर्बी अत्यधिक जो फैट होता है वो अत्यधिक ज्वलनशील होता है, और जब कोई भी बारूद जो है उसमें अगर अत्यधिक तेजी से अगर कोई ज्वलनशील चीज़ें हो तो ज़्यादा विस्फोट करता है, उतना ही ज़्यादा घात करता है। तो पहली बार इस तरह के फैटी बुलेट का निर्माण किया गया, जिसका विरोध उस समय के भारतीय सैनिकों ने किया। और इनमें सबसे पहले 23वीं NI इन्फेंट्री के का जो सोल्जर था, कौन, मंगल पांडे, उसने विरोध किया। मंगल पांडे और उसके साथियों को आप देखेंगे सजा दी गई। उनको कई लोगों को तोप से बांध के उड़ा दिया गया, कई लोगों को फांसी दे दी गई। ऐसे ही मेरठ के कुछ सैनिकों ने इसके खिलाफ विद्रोह किया तो उन्हें मेरठ के जेल में बंद कर दिया गया। 10 मई को मेरठ के उन सैनिकों ने जेल तोड़ के दिल्ली की तरफ कूच कर दिया। और उस समय आप देखेंगे दिन भर चल के अगले ही दिन 11 मई को दिल्ली पहुंचते हैं लाल किले में। और उस समय मुगल सम्राट थे बहादुर शाह जफर सेकंड, और बहादुर शाह जफर सेकंड को उनसे उन्होंने निवेदन किया कि आप अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ने में हमारा नेतृत्व प्रदान करें,
ताकि हम अंग्रेजों के इस दासत्व से या उनके जुल्म से बच सके। इस तरह से अब सैनिकों ने बहादुर शाह जफर को अपना नेता मानते हुए इस रिवोल्ट की शुरुआत की। अब यहाँ पर दिक्कत ये हुई कि उस समय बहादुर शाह जफर की उम्र 60 से 62 साल की उम्र थी, वो वृद्ध हो चुके थे। वो नेतृत्व कैसे प्रदान करते, कैसे लड़ पाते? तो उन्होंने अपने सेनापति, किसको? बख्त खां। अभी मैंने आपको बताया था बहादुर शाह जफर का सेनापति था बख्त खां। उनको कहा, उसको आदेश जारी किया कि तुम इन सैनिकों का नेतृत्व प्रदान करो और इनके नेतृत्व में युद्ध लड़ो। तो 11-12 मई 1857 को इनडायरेक्टली बहादुर शाह जफर और फ्रंट पे बख्त खां जो उनका सेनापति था, उन दोनों के नेतृत्व में सैनिकों ने अंग्रेजों के साथ लोहा लिया। और उस युद्ध में आप देखेंगे कि निकल्सन और हडसन जो ब्रिटिश कमांडर थे, उन्होंने अंग्रेजों की तरफ से लीड किया और आराम से इस रिवोल्ट को कुछ ही दिनों में दबाने में वो सफल रहे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कई बार एग्जाम में बहादुर शाह जफर नहीं देके बख्त खां पूछ लेता है दिल्ली के साथ, तो ये बात ध्यान है, बहादुर शाह जफर का सेनापति था बख्त खां, ठीक है। और अगर दोनों ही है तो सही है, दोनों में से कोई भी एक हो तो वो सही है, ये अपने को ध्यान में रखना है। ऐसे ही यहाँ पर निकल्सन और हडसन इन दोनों ने मिलकर बहादुर शाह और बख्त खां का सामना किया और कुछ ही दिनों में इस रिवोल्ट को दबाने में वो सफल रहे, ठीक है। तो 11-12 मई को ये रिवोल्ट इसकी शुरुआत हुई यहाँ पर और इन लोगों ने इसका नेतृत्व किया, ठीक है। ये बात रही दिल्ली की। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि इस रिवोल्ट को लेकर दो मिथकताएं रही इतिहासकारों के बीच और उसे हमें बार बार सुनने और देखने को मिलता है। जैसे कई लोगों ने कहा कि ये आंदोलन सेल्फ मोटिवेटेड था, स्वतः स्फूर्त, और कई लोग ये कहते हैं कि ये प्लान था, प्रॉपर प्लान था। तो प्रॉपर प्लान के पीछे मत ये है कि लोग कहते हैं कि लाल कपड़ा और रोटी का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था, अलग अलग प्रांतों में लोगों के बीच बांटा गया था कि भाई आप आंदोलन के लिए, क्रांति के लिए तैयार रहें, वक्त आने पर आप लोगों को सहयोग करना है अंग्रेजों के खिलाफ इस क्रांति में। ऐसी मान्यता है, ऐसा मानते हैं लोग कि लाल कपड़ा और रोटी अलग अलग क्षेत्रों में, गाँव में बांटा गया था। दूसरी तरफ कुछ इतिहासकार इसे कहते हैं कि सेल्फ मोटिवेटेड था, स्वतः स्फूर्त। तो अगर आप इन दोनों ही तथ्यों को जांच करने की कोशिश करें तो आप देखेंगे कि हमें प्रॉपर प्लान होने की वजह के बजाय सेल्फ मोटिवेटेड ज़्यादा लगता है। क्यों? क्योंकि अगर प्लान होता तो शायद एक साल में रिवोल्ट नहीं समाप्त हो पाता। अर्थात अगर सभी लोग एक साथ मिलके अंग्रेजों का विरोध और बाइकआउट करते तो शायद ये संभव था कि अंग्रेज भारत से चले जाते। क्यों? क्योंकि 1858 में जॉर्ज पंचम भारत आते हैं और दिल्ली दरबार का आयोजन होता है और उसमें महारानी एलिजाबेथ ये कहती है जॉर्ज पंचम के साथ कि अगर इस आंदोलन में कुछ प्रिंसले स्टेट के राजाओं ने हमारा सहयोग नहीं किया होता तो इस आंधी में हमारी रियासत उड़ जाती, जिसमें सिंधिया और होलकर का नाम अग्रणी है कि इन लोगों ने सहयोग किया अंग्रेजों को इस रिवोल्ट को दबाने में। तो ऐसी मान्यता है कि ये रिवोल्ट बहुत ही प्रखर, बहुत स्ट्रॉन्ग हुआ था अंग्रेजों के खिलाफ, लेकिन तब है कि हमारे देश के कुछ लोगों ने इसमें सहयोग किया अंग्रेजों को इस रिवोल्ट को दबाने में, तो ये रिवोल्ट अंततः सफल रहा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप इसका टाइम पीरियड देखें तो टाइम पीरियड के हिसाब से हमें यही समझ में आता है कि आप देखेंगे डेट वाइज तो इसमें काफ़ी वेरिएशन है। कहीं आज 2 दिन पहले हो रहा है, फिर 2 दिन बाद, फिर 4 दिन बाद, फिर 1 हफ्ते बाद। तो अगर ये ऑर्गेनाइज फॉर्म में होता तो शायद 1 या 2 दिन में डिफरेंट प्रांतों में एक साथ होता, न कि अलग अलग दिन होता। यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर ये सारे प्रांतों में हमें अलग अलग दिन दिख रहे हैं। अर्थात ये सेल्फ मोटिवेटेड था। सेल्फ मोटिवेटेड का मतलब कि स्वतः स्फूर्त, जैसा कि मैंने आपको बताया था कुछ राजनीतिक कारण मैंने बताए थे इस रिवोल्ट के, जिसमें मैंने आपको बताया था कि लॉर्ड वेलेजली और लॉर्ड डलहौजी के द्वारा कुछ पॉलिसीज शुरू की गई थी, जिसमें बिना युद्ध लड़े इन पॉलिसीज के थ्रू भारत के कई प्रांतों को इन्होंने ऑक्युपाई कर लिया। जैसे लॉर्ड वेलेजली ने सब्सिडी अलायंस की शुरुआत की, लॉर्ड डलहौजी ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स की शुरुआत की, जिसमें झांसी, सतारा, नागपुर, संबलपुर ऐसे क्षेत्रों पर इनडायरेक्टली उन्होंने कंट्रोल कर। तो जिन जिन क्षेत्रों पर इन पॉलिसीज के थ्रू इन लोगों ने कंट्रोल किया था
उन सारे प्रांतों के राजा इन नीतियों से नाखुश थे जिसकी वजह से इन्हें हड़पा गया था। वो कह रहे थे कि अगर हमें मौका मिला तो हम अंग्रेजों को इसका सबक सिखाएंगे कि उन्होंने गलत तरीके से हमारे प्रांतों को हड़प किया है। तो सारे प्रांत के राजा नाखुश थे और उनके सेंटिमेंट्स ब्रेक हुए थे और वो मौका ढूंढ रहे थे कि हमें कब मौका मिले और अंग्रेजों के खिलाफ हम अपनी बिगुल बजाएं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि उस सारे प्रांत के राजा वो सेल्फ मोटिवेटेड हो गए और उन्होंने कहा वक्त आ गया है कि इस क्रांति में हम भी अपना सहयोग करें और जो प्रांत या जो रियासतें हमसे छिन गई हैं अंग्रेजों से लड़के उन रियासतों को दोबारा हम प्राप्त करें। तो आप देखेंगे कि जिन जिन रियासतों के राजाओं के प्रांत छिन गए थे उन सब ने सेल्फ मोटिवेटेड होके इसमें पार्टिसिपेट किया और अंग्रेजों के साथ ये फाइट किया। तो दूसरा जो प्रांत है वो है कानपुर। कानपुर में नाना साहब और तात्या टोपे ने भारतीय नेता के तौर पर अपना प्रतिनिधित्व किया और यहाँ पर कैंपबेल जो था वो ब्रिटिश कमांडर था जिसने नेतृत्व प्रदान किया और इन दोनों को डिफीट किया। ऐसे ही आप देखेंगे लखनऊ के जो नवाब थे उनकी रियासत जो छीन ली थी तो उनकी पत्नी बेगम हजरत महल ने नेतृत्व प्रदान किया अंग्रेजों के खिलाफ और इनके खिलाफ युद्ध लड़ा। यहाँ पर भी कानपुर से कैंपबेल लखनऊ शिफ्ट हो गए और यहाँ पर भी इन्होंने इन बेगम हजरत महल को डिफीट किया। फिर लखनऊ के बाद हम बात करते हैं झांसी। आप जानते हैं बहुत हम लोगों ने बचपन में किताबों में पढ़ा है, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। हमने किताबों में पढ़ा और बचपन से ही झांसी रानी की जो वीरता है और जो उनका अदम्य साहस है उसके बारे में हम पढ़ते और सुनते हैं। तो आप देखेंगे ये झांसी की रानी कहाँ इसी से संबंधित है। इसी 1857 की क्रांति में झांसी की रानी ने अंग्रेजों को जबरदस्त टक्कर दिया था, करारा टक्कर। और हालांकि वो हार गई थी लेकिन अंग्रेज इस सबक को कभी भूल नहीं पाया और उन्होंने माना कि कोई महिला है जो बच्चे को अपनी पीठ पर बांध के छोटे से बच्चे को नन्हे बच्चे को और कितना जबरदस्त लोहा दिया था अंग्रेजों को। तो रानी लक्ष्मीबाई जिनकी रियासत अंग्रेजों ने हड़प ली थी क्या तो गोद निषेध डलहौजी ने नई पॉलिसी शुरू की थी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जिसमें दो पॉलिसी थी, एक तो बैड रूल मतलब कुप्रशासन और दूसरा गोद निषेध की प्रथा। इन दो पॉलिसीज के थ्रू कई सारे प्रिंसली स्टेट के प्रांतों को उन्होंने छीन लिया था। कुप्रशासन का मतलब जिन प्रांतों के राजा के शासन से वहां की जनता नाखुश है उन प्रांतों को ब्रिटिश प्रांत में मिला लिया गया। ऐसे ही गोद निषेध की प्रथा के तहत जिन राजाओं के अपने पुत्र नहीं है, जिन्होंने दत्तक पुत्र या अपने दूसरे रिश्तेदारों के बच्चे गोद लिए हैं, उन राजाओं की रियासत मान्य नहीं होगी, उनको मिलना ही होगा ब्रिटिश प्रांत में। और इस तरह से लॉर्ड डलहौजी ने झांसी की रानी जिनका अपना कोई पुत्र नहीं था उसको अपने प्रांत में मिला लिया था। और इससे रानी लक्ष्मीबाई और उनके जो लोग थे वो काफ़ी क्षुब्ध थे कि बरसों से परंपरा चली आ रही है कि अगर किसी रियासत का राजा नहीं है तो वो कोई पुत्र नहीं है तो वो गोद ले सकता है, लेकिन ये कैसी परंपरा जिसमें साफ मना कर रहे हैं कि आप गोद नहीं ले सकते। और इस तरह से रानी लक्ष्मीबाई ने अपने प्रांत की तरफ से झांसी से नेतृत्व प्रदान किया और जबरदस्त फाइट किया। और यहाँ पर कौन था तो ब्रिटिश कमांडर था ह्यूरोज और ये 3 अप्रैल 1858 को जबरदस्त युद्ध हुआ और फाइनली रानी लक्ष्मीबाई ह्यूरोज से डिफीट हो गई, हार गए। ठीक है, उसके बाद झांसी के बाद आता है इलाहाबाद में लियाकत अली ने जो भारतीय नेता थे उन्होंने लीड किया और इधर कर्नल नील जो है उन्होंने लीड किया था ब्रिटिश कमांडर के तौर पर, हालांकि ये भी हार गए। उसके बाद जगदीशपुर, ये वहाँ के जागीरदार थे, लैंडलॉर्ड, और इनकी भी रियासत जो ज़मीनें थी जो जागीरदारी थी, लैंडलॉर्डशिप थी, उसको समाप्त कर दिया गया। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि रैयतवाड़ी प्रथा के थ्रू परमानेंट सेटलमेंट जो कॉर्नवालिस के द्वारा शुरू किया गया उसमें जागीरदारों के साथ टाई अप किया गया था, जिसमें जागीरदार किसानों से लगान वसूल करेंगे और उसमें 90% लगान पे करेंगे अंग्रेजों को और बाकी रेस्ट ऑफ अपने पास रखेंगे और एनुअली वो 100% पे करना है। अगर कोई भी जागीरदार लगान नहीं देता है तो उसकी जागीरदारी भी नीलाम हो जाएगी। और ऐसा करके कई सारे प्रांतों के अब कई सारे जागीरदारों की जागीरदारी नीलाम हो गई क्योंकि उन्होंने समय पर लगान अंग्रेजों को नहीं दिया। ऐसे ही में बाबू कुंवर सिंह
और अमर सिंह भी थे। बिहार में जगदीशपुर एक जगह है, वहाँ पर आरा के पास, वहाँ तो इनकी भी रियासत नीलाम हो गई थी और इनके भी जागीरदारी नीलाम हो गई थी। और यहाँ पर ब्रिटिश कमांडर विलियम टेलर और आयर ने नेतृत्व प्रदान किया था। ठीक है, और ये भी आंदोलन, इसमें भी इन दोनों ने मिलकर इनको पूरी तरह से डिफीट कर दिया। ऐसे ही बरेली में खान बहादुर खान ने नेतृत्व प्रदान किया था और उनके अगेंस्ट ब्रिटिश कमांडर के रूप में हडसन ने नेतृत्व प्रदान किया था और ये भी फाइनली हार गए। एक वर्ष तक, मतलब 1857 से लेकर 1858 तक, एक साल तक ये क्रांति चली और एक साल के अंदर अंग्रेजों ने इस क्रांति को शांति, मतलब प्रॉपर तरीके से समाप्त कर दिया। और फिर इस क्रांति के समाप्त होने के बाद रानी एलिजाबेथ भारत आती है और जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की कमान थी भारत में, जो कंट्रोल था, उसको समाप्त करके पूरा कंट्रोल अपने हाथों में ले लेती है। और यहाँ पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कंट्रोल भारत से पूरी तरह से समाप्त हो जाता है और भारत पर ब्रिटिश महारानी का नेतृत्व होता है। भारत पर ब्रिटिश महारानी का कंट्रोल स्टैब्लिश होता है। और आपको बताऊं कि 1858 में एक एक्ट बन के आया और इस एक्ट के तहत भारत का जो लीडर था, मतलब भारत का जो चीफ था, उसको नाम दिया गया वायसराय। मतलब यहाँ तक तो गवर्नर जनरल होते थे जो ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधि थे, अब यहाँ पर महारानी का प्रतिनिधि वायसराय अपॉइंट हुआ और 15 सदस्यों की एक काउंसिल, एक परिषद गठित की गई जिनके सहयोग से वायसराय भारत पर राज करेगा अंडर लीडरशिप ऑफ ब्रिटिश महारानी। ठीक है, तो यहाँ से आप देखेंगे 1858 के बाद एक नई परंपरा शुरू होती है और कई महत्वपूर्ण चेंजेस किए गए 1858 के इस एक्ट के द्वारा, महारानी के द्वारा, जिनकी घोषणा की गई। क्या क्या थे? तो सबसे पहले आपको मैं बताऊं कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त करके पूरी तरह से ब्रिटिश क्राउन का कंट्रोल स्टैब्लिश हुआ भारत में और वायसराय एक नया पद सृजित किया गया। उसकी सहायता के लिए 15 सदस्यीय काउंसिल बनाई गई। उसके बाद जो अनुपात था सैनिकों का 70 और 30 का, उस अनुपात को समाप्त कर दिया गया, क्योंकि उन्होंने कहा कि अगर भारतीय सैनिकों का अनुपात ज़्यादा रहा तो आने वाले भविष्य में अगर ऐसे ही कोई विरोध करना हो तो ये सैनिक हो सकता है कि हमारे खिलाफ विरोध करे और हम कुछ न कर पाए। तो ऐसे जो रिवोल्यूशनरी बटालियंस थे उनको समाप्त कर दिया गया और इनका रेशियो भी खत्म किया गया। उसके अलावा गोरखा, भूटिया, नेपाली ऐसे रेजिमेंट्स तैयार किए गए जो लॉयल होते हैं और अंग्रेजों के प्रति भी लॉयल थे। राजपूत, गोरखा, राजपूत, जाट रेजिमेंट्स थे, उनको डिसमिस कर दिया गया। उसके बाद आप देखेंगे कि जितनी भी पुरानी जो परंपराएं थी जिनको अंग्रेजों ने समाप्त किया था, जिसकी वजह से लोगों के सेंटिमेंट्स भड़के हुए थे, उन सारी परंपराओं को न्यूट्रलाइज कर दिया अंग्रेजों ने। उन्होंने कहा कि हमें क्या मतलब है इनकी परंपराओं से, जिसकी वजह से अगर उनको समाप्त करने से इनका सेंटिमेंट ब्रेक होता है, तो उन सारी परंपराओं को न्यूट्रलाइज कर दिया। तो उसके बाद जो भी कमियां थी, जो एक और महत्वपूर्ण बात कि महारानी ने इसी 1858 में इसी समय कहा था कि जो अभी ये 1857 की आंधी आई थी, इस आंधी में साथ ब्रिटिश एम्पायर उड़ जाता, ईस्ट इंडिया कंपनी उड़ जाती, अगर इसमें बांध का काम देसी रियासत के राजा नहीं करते, जिन देसी रियासत में सिंधिया और होलकर का नाम मैंने लिया था। तो उन्होंने कहा कि अगर हमें लंबे समय तक भारत पर राज करना है, रुकना है, रहना है यहाँ, तो ये जरूरी है कि जो भी प्रिंसली स्टेट हैं, रियासत के जो राजा हैं, उनका हम सहयोग प्राप्त करें और उनके साथ मिलके हम राज करें। क्यों? क्योंकि ये बरसों से भारत पर शासन करते हैं और ये भारतीयों की नब्ज जानते हैं कि इन्हें कैसे कब रखना है और कैसे दबाना है। तो अगर हमें लंबे समय तक भारत पर राज करना है तो इसके लिए जरूरी, आवश्यक होना चाहिए कि हम इन प्रांतों को इंडिपेंडेंट करें और इनके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रख के और आगे हम अपनी नीतियों को इम्प्लीमेंट करके राज करें। तो इस तरह से जिन जिन रियासतों को सब्सिडरी अलायंस और डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट के थ्रू इन्होंने ब्रिटिश एम्पायर में मर्ज कर लिया था, उन सबको इंडिपेंडेंट अर्थात फ्री कर दिया गया और कहा गया कि हम मैत्रीपूर्ण संबंध अर्थात मित्रवत रहेंगे और मिलके हम लोग काम करेंगे। और इस तरह से उन सभी देसी रियासत के राजाओं को मुक्त कर दिया गया। ठीक है, तो ऐसे कई महत्वपूर्ण चेंजेस 1858 की इस क्रांति के बाद हुई। ठीक है, इस क्रांति को लेकर कई सारे लोगों ने अपने अपने नाम दिए, जिसमें बी.डी. सावरकर ने इस क्रांति को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष कहा, फर्स्ट इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल है भारत का। ऐसा क्यों कहा जी उन्होंने? तो ऐसा उन्होंने अपनी बुक में लिखा है। ऐसा इसलिए कहा कि पहली बार
इस रिवोल्ट में हमें एक तरह की यूनिटी देखने को मिलती है। भले ही निजी स्वार्थ और निजी हितों के लिए ये क्रांति हुई हो अलग अलग प्रांतों में, लेकिन पहली बार भारत के अलग अलग वर्ग के लोग, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, फ्यूडल हो, सभी लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ एक आवाज़ उठाई और पहली बार अपने हितों पहली बार अंग्रेजों के खिलाफ मिलकर अंग्रेजों को भगाने की एक प्रेरणा जगी। इसलिए इसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष भी कहा जाता है, जहां एक साथ सभी वर्ग के लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति करी। ठीक है, और इसके बाद उन्हें एक नई प्रेरणा मिली आगे के वर्षों में, जो आगे के आंदोलन का एक प्रेरणा स्रोत रहा। ठीक है, तो इस तरह से 1857 की क्रांति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे जो मैंने आपके सामने रखे, और ये अपने लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, ये हमें ध्यान में रखना है। ठीक है, तो इससे संबंधित जो इंपॉर्टेंट बातें थी वो मैंने आपके सामने रखी। आइए बढ़ते हैं अगले सेक्शन पर, अगले पॉइंट्स पर कि अगला डेवलपमेंट क्या है। हमेशा यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, ये भी आप ध्यान में रखेंगे, लेकिन ये भी नहीं है कि बिल्कुल पूछे नहीं जाते। तो क्योंकि ये हमारे टॉपिक का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, तो अपन इनको छोड़ नहीं सकते, ये हमें ध्यान में रखना होगा। ठीक है, तो इसलिए इसको आप ध्यान में रखेंगे बस कि कौन कौन से मोस्टली इंडियन जो लीडर्स हैं इनके नाम पूछे गए हैं इन प्रांतों से, तो ये हमें ध्यान में रखना है अपने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। जो अगर होता है तो हम इसको मिस नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य थे जो मैंने आपके सामने रखे। आइए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ और देखते हैं कि वहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अपने लिए क्या हो सकते हैं और वहाँ से हम क्या ले सकते हैं। ठीक है, मैंने पीछे आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया है, अब यहाँ पर हम तथ्यों का संकलन करेंगे, कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स जो अपने लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पोथी नहीं बनानी है, उन फैक्ट्स को लेना है जो अपने लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो उनका कलेक्शन मैंने तैयार किया है, हम सिर्फ उन्हीं पर बात करेंगे। ठीक है, मैं बार बार कहता हूँ कि अपने को स्कॉलर नहीं बनना है, विद्वान बन के पढ़ाने लगेंगे, हमें स्मार्ट स्टडी करनी है, टू दी पॉइंट जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है उनको पढ़ना है और क्वालिफाई करके चिल करना है। ठीक है, तो आइए बात करते हैं हम लोग सोशियो रिलीजियस मूवमेंट्स जो मैंने आपको बताए थे पीछे, उनके कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं, जैसे कौन कौन सी संस्थाएं, ऑर्गेनाइजेशन, उनका फाउंडर कौन है, ईयर क्या है। आइए उन तथ्यों पर हम बात करते हैं। तो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था उसके रिगार्डिंग कि कैसे इसकी शुरुआत हुई 19वीं सेंचुरी में और कैसे राजा राम मोहन राय को इसका प्रणेता कहा जाता है, और उसके बाद ही इस तरह की परंपरा शुरू हुई। आपने ईवी रामास्वामी नायकर का नाम सुना होगा, ये आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत की थी इन्होंने केरल में, और पुरानी परंपराओं को समाप्त करने में भी साउथ इंडिया में इनका इम्पोर्टेंट रोल है। आप जानते हैं कि साउथ इंडिया में कई सारे मंदिर हैं जहाँ पर फीमेल्स या निम्न जाति के लोगों का प्रवेश वर्जित है, तो इन्हीं में से एक है ईवी रामास्वामी नायकर, जो खुद ब्राह्मण परिवार से होते थे, और 10 बजे पूजा के समय जहाँ मंदिर के सामने लिखा हुआ था कि इस मंदिर में स्त्रियों का और निम्न जाति के लोगों का प्रवेश वर्जित है, और ईवी रामास्वामी नायकर मंदिर में प्रवेश करते हैं और चप्पल निकालकर भगवान को पीटते हैं उस चप्पल से, और सबके सामने ये कहते हैं कि ऐसे भगवान को मैं नहीं मानता जो मनुष्यों में भी भेद करता है, और उन सभी के सामने ये बात कही कि हम भगवान के सामने सभी एक हैं, चाहे वो स्त्री पुरुष या किसी भी जाति धर्म संप्रदाय का। तो पहली बार उन्होंने समाज में समरूपता लाने और सबको समान अधिकार देने की बात की साउथ इंडिया में, और लोगों की आंख खुली और लोगों ने कहा कि बात तो सही कह रहे हैं कि ये तो हमने बांट रखे हैं अपने हितों के अनुसार, तो सभी समान है और सबको परमिशन होनी चाहिए भगवान के दर्शन और उनका साक्षात्कार करने। तो ऐसे कई सारे आंदोलन है या संगठन है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो ऐसे ही कुछ तथ्य हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। तो सबसे आइए, इसका हेडिंग होगा सोशियो रिलीजियस मूवमेंट, सामाजिक सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स मूवमेंट, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स मूवमेंट। ठीक है, सोशियो
रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट। ठीक है, अब यहां पर हम 4 फैक्ट्स कलेक्ट करेंगे। सबसे पहले कि नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में, नेम ऑफ मतलब संस्था का नाम, कौन सी संस्था थी। ठीक है, दूसरे में फाउंडेशन ईयर, फाउंडेशन ईयर का मतलब स्थापना वर्ष, इसकी स्थापना कब हुई। उसके बाद फाउंडर, फाउंडर का मतलब संस्थापक, कौन था भाई, जिसने इसकी स्थापना करी। ये 3 फैक्ट्स हमें कलेक्ट करने हैं इस सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स मूवमेंट के अंतर्गत। आइए देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, एक संस्था है जिसका नाम अपने को जानना चाहिए, क्योंकि विलियम विल्किंस ने गीता का अनुवाद किया था अंग्रेजी में, और वो विलियम विल्किंस के द्वारा एशियाटिक सोसाइटी बंगाल के लीडरशिप में की गई थी। तो उसका नाम भी हमें पता होना चाहिए, कई बार एग्जाम में पूछा है। ये क्या है मैं अभी आपको बताऊंगा, तो मैं इंग्लिश में ही लिखता हूँ, या एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। ठीक है, ये एक संस्था थी, इसकी स्थापना 1784 में हुई थी। ठीक है, और इसका फाउंडर कौन था, विलियम जोन्स। विलियम जोन्स इसका फाउंडर था। क्या है अभी मैं लास्ट में बताऊंगा आपको, अभी हम इन फैक्ट्स को पहले एक बार देख लें। उसके बाद आत्मीय सभा, जगह बचेगा तो मैं हिंदी में भी लिख दूंगा, आत्मीय सभा। ठीक है, इसकी स्थापना 1815 में हुई, और इसके फाउंडर हैं राजा राम मोहन रॉय। ठीक है, उसके बाद तीसरी संस्था है, उसका नाम है युवा बंगाल आंदोलन। युवा बंगाल आंदोलन, इसका टाइम पीरियड है 1826, और इसके फाउंडर हैं विवियन डेरोजियो, विवियन डेरोजियो, डेरोजियो। ठीक है, उसके बाद थर्ड पॉइंट पे हम आते हैं, सॉरी फोर्थ पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट पे आते हैं। युवा बंगाल आंदोलन के बाद ब्रह्म समाज, ब्रह्म सोसाइटी ठीक है, ब्रह्म समाज आप सभी जानते हैं इसका 1828, और राजा राम मोहन रॉय। ठीक है, उसके बाद फिफ्थ की बात करते हैं। ब्रह्म समाज के बाद आप देखेंगे ब्रिटिश सार्वजनिक परमहंस मंडली, टाइम है 1840, और परमहंस मंडली के संस्थापक थे गोपाल हरि देशमुख। ठीक है, उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। 6 नंबर में अगर हम ब्रिटिश सार्वजनिक सभा,
ब्रिटिश सार्वजनिक सभा, इसका ईयर है 1843, ठीक है 1843, और इसके फाउंडर हैं दादा भाई नौरोजी, ठीक है। 7 नंबर पे बात करेंगे ब्रिटिश परमाणु साइंटिफिक सोसाइटी, साइंटिफिक सोसाइटी दिख रहा है नीचे, हाँ साइंटिफिक सोसाइटी, साइंटिफिक सोसाइटी 1864, और इसके फाउंडर थे सर सैयद अहमद खां, सर सैयद अहमद खां। ठीक है, ये कुछ संस्थाएं, अभी और कुछ संस्थाएं हैं मैं लिखूंगा, अभी फुल पूरा हो गया तो इसके बाद मैं लिखूंगा। मैं कोशिश करूंगा कि पहले से ही लिख के और फिर मैं आपको समझाऊं, क्योंकि लिखने में काफ़ी वक्त लगता है तो अपने टाइम थोड़ा सा किल होता है, तो मुझे लगता है कि पहले से अगर लिखा हुआ हो तो उसको समझ के फिर आगे बढ़ने में ज़्यादा सुविधा होगी। तो आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं पहले से लिख के और फिर इनको समझाऊँ, ठीक है। आइए इनको अब तब तक हम समझ लेते हैं। मैंने आपको सोशियो रिलीजियस मूवमेंट्स बताए, और इन सोशियो रिलीजियस मूवमेंट्स में मैंने आपको बताया था कि राजा राम मोहन राय ने इसकी शुरुआत की, और उसके बाद धीरे धीरे भारत के अलग अलग प्रांतों में कई सारी संस्थाओं की स्थापना हुई। तो यहाँ पर कुछ ऐसी संस्थाएं हैं जो अपने लिए इम्पोर्टेंट है, जो अपने एग्जाम में पूछी जाती हैं, जिनसे मैंने बताया कि 3 फैक्ट्स हैं जो पूछे जाते हैं, तो उन तीनों फैक्ट्स को मैंने लिखा है। आइए इनके बारे में थोड़ा थोड़ा हम समझ लें कि ये क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की। इसकी स्थापना 1784 में हुआ था, और इसकी स्थापना किया था विलियम जोन्स ने। अब ये है क्या, थोड़ा सा इसको समझिएगा। आपको मालूम होगा 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया, और उस रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू कई सारे चेंजेस भारत में किए गए। उनमें पहला चेंज ये था कि अब बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। इट मीन्स जो 3 प्रेसिडेंसी थे अंग्रेजों के, बंगाल, बॉम्बे, मद्रास प्रेसिडेंसी, उनमें तीनों प्रेसिडेंसियों में 2 प्रेसिडेंसी का अधिकार बंगाल को दे दिया गया। मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी के राइट्स बंगाल प्रेसिडेंसी को दे दिए गए, और कहा गया कि बंगाल का जो गवर्नर जनरल होगा वही इन तीनों के रिगार्डिंग डिसीजंस लेगा, ठीक है। और उसे गवर्नर की जगह गवर्नर जनरल बना दिया गया, और साथ में 3 सदस्यीय एक कमिटी बनाई गई, और कहा कि बिना इनके परमिशन के कोई भी वो डिसीजन नहीं लेगा। इट मीन्स एक तरह से गवर्नर जनरल पर कंट्रोल स्टैब्लिश किया ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा। तो इस एक्ट के थ्रू कई सारे चेंजेस हुए। इनमें एक तो ये चेंज हुआ, दूसरा चेंज ये हुआ कि अब कुछ इसी एक्ट के थ्रू बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स को बनाया गया, ठीक है। और 1774 में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना भी की गई, और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जज के रूप में आप देखेंगे एलिजा इम्प्रे को अपॉइंट किया गया, जो विलियम वॉरेन हेस्टिंग्स का दोस्त था। अब अंग्रेजों की एक खास रणनीति यहाँ पर शुरू होती है। क्या? तो यहाँ तक तो आप देखेंगे प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध लड़के उन्होंने भारत पर अपना पूरा पॉलिटिकल कंट्रोल एस्टैब्लिश कर लिया, और 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बाद उनको ये इंस्ट्रक्शन दिया गया कि अब हमें कोई ऐसा युद्ध नहीं लड़ना है जिससे हमें कोई क्षति हो। अब हम पॉलिटिकली, डिप्लोमेटिकली अब हमें कंट्रोल करना है इन डिफरेंट प्रोविंसेस पर, और इसके लिए और लंबे समय तक राज करने की रणनीति हमें पॉलिसी फॉर्म करनी है। इसके लिए कहा गया कि आप लोग जो भारतीय ग्रंथ हैं, जो हॉली बुक्स हैं, उनकी स्टडी करें, उनको रीड करें और उनको ट्रांसलेट करें, और ये जानने की कोशिश करें कि भारतीयों की जो नब्ज है वो क्या है, कैसे हम इनके नब्ज को पकड़ के लंबे समय तक हम इन पर राज कर सकते हैं। इसके लिए विलियम जोन्स, वॉरेन हेस्टिंग्स ने विलियम जोन्स को अपॉइंट किया, और विलियम जोन्स ने बंगाल में एक संस्था फॉर्म की जिसका नाम था एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल।
और इसी एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के थ्रू भारत के जितने भी हॉली बुक्स थे डिफरेंट रिलीजन्स के, उनको पढ़ के और भारतीयों की मनोदशा समझने की कोशिश की अंग्रेजों ने कि भारतीयों की सोच क्या है। और इसी के तहत विलियम विल्किंस ने गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया। ठीक है, आप जानते हैं कि हिंदुओं के लिए एक पवित्र ग्रंथ है गीता, जिसमें कर्म का सिद्धांत बताया गया है कि मनुष्य कैसा कैसा कर्म करेगा तो उसको कैसा फल मिलेगा, और शायद भारत के ऑलमोस्ट लोग इसको फॉलो भी करते हैं। तो विलियम विल्किंस के द्वारा अंग्रेजी में अनुवाद कराया गया। तो ऐसी एक संस्था फॉर्म हुई। ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है, इसलिए मुझे बताने की आवश्यकता महसूस हुई। ठीक है, तो 1784 और विलियम जोन्स। बढ़ते हैं अगले, आत्मीय सभा। राजा राम मोहन राय के द्वारा इसकी स्थापना की गई 1815 में। मतलब राजा राम मोहन राय ने पहले ही एक ऐसी संस्था की स्थापना की जिसमें आप देखेंगे अपनी पुरानी परंपराओं, जो हमारे प्राचीन काल में जो बौद्धिकता थी, जो जागरूकता थी, उसको समझने, जानने और लोगों में अवेयरनेस लाने के लिए ऐसे एक आत्मीय सभा की स्थापना की थी, जहां लोगों को वो पुरानी प्राचीन जो विरासत थी उसके थ्रू समझाते थे कि अभी जो चीज़ें हैं सती है, दूसरी जो रूढ़िवादी परंपरा है वो सही नहीं है, उसे हमें नहीं मानना चाहिए। तो ऐसी एक संस्था की स्थापना की थी राजा राम मोहन राय ने 1815 में। उसके बाद युवा बंगाल आंदोलन की शुरुआत हुई 1826 में विवियन डेरोजियो के द्वारा। ये घड़ीसाज थे और ये एक्सट्रीमिस्ट युवा क्रांतिकारी थे, और ये मानते थे कि भाई हमें रिक्वेस्ट फॉर्म में या भीख मांगने से नहीं मिलेगा, हमें अपना हक छीनना होगा। तो ये भी इंस्पायर थे और इन्होंने बंगाल में युवा बंगाल आंदोलन की शुरुआत हुई, जिससे कालांतर में कई सारे क्रांतिकारी इनसे जुड़े, क्रांतिकारी संगठन इनसे इंस्पायर हुए। उसके बाद ब्रह्म समाज, आप सभी जानते होंगे इसके बारे में। राजा राम मोहन राय सती प्रथा को भारत से पूरी तरह समाप्त करने के लिए कृत संकल्प थे, और उन्होंने इसी परंपरा को समाप्त करने के लिए, सती रोकने के लिए, सती को पूरी तरह से एबोलिश करने के लिए एक संस्था फॉर्म की, जिसका नाम था ब्रह्म सोसाइटी, ब्रह्म समाज 1828 में। और आप देखेंगे इसी सोसाइटी के प्रयासों से 1829 में कंटेम्प्रेरी गवर्नर जनरल और विलियम बेंटिक के सहयोग से उन्होंने सती प्रथा को बैन करवाया, इलीगल घोषित करवाया। ठीक है, तो राजा राम मोहन राय सती प्रथा के। उसके बाद परमहंस मंडली, तो 1840 में इसकी स्थापना हुई। गोपाल हरि देशमुख, ये निम्न वर्ग के लोगों में जागरूकता लाने, सामाजिक सुधारों के लिए परमहंस मंडली की शुरुआत की गोपाल हरि देशमुख ने। उसके बाद ब्रिटिश सार्वजनिक सभा की स्थापना दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई। कहाँ पर? फॉरेन में। और इसका मोटिव था कि विदेशों में जो भारतीय लोग रहते हैं उनकी एक कमेटी, इनका एक ग्रुप बनाया जाए इंटेलेक्चुअल्स का, और उनके बौद्धिकता के आधार पर हम प्रॉपर एक रणनीति के तहत अंग्रेजों का बाइकआउट करें, और उस रणनीति के तहत भारत में हम संगठित होकर अंग्रेजों को भारत से बाहर भगाएं। तो ऐसे ही आप देखेंगे विदेशों में ऐसी एक संस्था फॉर्म की दादा भाई नौरोजी ने ब्रिटिश सार्वजनिक सभा के रूप में। ठीक है, उसके बाद साइंटिफिक सोसाइटी 1864 में सर सैयद अहमद खां के द्वारा इसकी स्थापना की गई। ये क्या था जी? तो आप जानते हैं कि सर सैयद अहमद खां जो मुस्लिमों के एक प्रमुख नेता के तौर पर जाने जाते हैं, और उस समय के एक बौद्धिक एक प्रबुद्ध व्यक्ति भी थे। उनका ये कहना था कि अगर मुस्लिम समाज को आगे ले चलना है और समाज को आगे बढ़ाना है, उन्हें भी आधुनिकता से जोड़नी है, तो इसके लिए ज़रूरी है कि अपनी रूढ़िवादी परंपराओं से बाहर निकल के साइंटिफिक एजुकेशन, आज जो विज्ञान, तर्क, बुद्धि, विवेक, ये सब चीज़ें इनको समझे, साइंस को समझे और अपने आप को करेंट से जोड़े, नए युग से जोड़े। तो इसके लिए मुस्लिम समाज में आधुनिकता लाने और इन्हें नए विचारों का अभ्युदय करने के उद्देश्य से उन्होंने साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की। कालांतर में इन्होंने मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की भी स्थापना की थी, जिसमें आधुनिक शिक्षा देने का उद्देश्य था इनका, जिससे इनमें नई बौद्धिकता का विकास हो मुसलमानों में, और ये भी समाज के डिफरेंट पहलुओं से जुड़े और समाज में आगे आए, जो बाद में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के रूप में जाना गया, मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। तो इस तरह से कुछ संस्थाएं उस समय सर सैयद अहमद खां के द्वारा स्थापित की गई। तो ये कुछ संस्थाएं थी जो मैंने आपके सामने लिखा। अब ऐसी संस्थाएं कुछ और भी हैं। अगली क्लास में मैं उम्मीद करूंगा कि उस संस्थाओं का नाम लिख के मैं समझा पाऊँ, ताकि लिखने में जो अपना टाइम स्पेंड होता है वो ना हो और अधिक से अधिक फैक्ट्स को हम कलेक्ट कर पाएँ। तो आई होप कि आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। और मैं आपसे एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी कहना चाहूँगा कि आप जो अपना चैनल है
निम्बस लर्निंग, उसको सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी बताएं कि ऐसा एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर कई सारे अच्छे टीचर्स एक साथ जुड़ के और अच्छे फैक्ट्स पर काम कर रहे हैं आपके फ़ायदे के लिए। और इस कोरोना का टाइम पीरियड तो बढ़ ही गया है, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, तो इस टाइम को हम प्रॉपर यूटिलाइज कर पाएँ और घर पे ही बैठकर सेफली हम पढ़ पाए और अपनी प्रॉब्लम्स को समझ पाए और आने वाले जो एग्ज़ाम्स हैं उनकी बेस्ट तैयारी कर पाए। मुझे पूरी उम्मीद है कि जो आप आके पढ़ते उससे ज़्यादा बेनिफिट आपको ऑनलाइन में मिल रहा होगा और आप चीज़ों को समझ पा रहे होंगे और अपनी क्वेरीज भी दूर कर पा रहे हैं। तो इस टाइम का प्रॉपर आप इस्तेमाल करें और प्रॉपर हमसे जुड़े रहें और हमें मोटिवेट करते रहें ताकि आगे हम आपके लिए और भी बेहतर चीज़ें लाने का प्रयास करें। और बहुत सारी हमारी फैकल्टीज़ हैं जो बहुत अच्छी क्लास ले रही हैं, कई बहुत मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, तो मैं चाहता हूं कि उनको आप मोटिवेट करें ताकि वो आपको ऐसे ही अच्छी अच्छी चीज़ों से रूबरू कराते रहें। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे।